नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पर्यावरण दिवस के मौके पर इस बार वन्य जीवों को बचाने पर खास जोर दिया गया। बढ़ती तस्करी के चलते दुनिया के सामने वन्य जीवों को बचाना एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। हाल ही में थाईलैंड में तस्करों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ, लेकिन इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये मामला बहुत बड़ा है। आज हम वन्य जीव तस्करी पर तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि पर्यावरण से जुड़े और वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया ने कौन से कदम उठाए और वो कितने कारगर साबित हुए। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत में पर्यावरण को लेकर खासी संजीदगी रही है और यही वजह है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश में कई खास कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं सरकार ने पर्यावरण दिवस की थीम के तहत कदम उठाने का भरोसा भी दिया है। इन कार्यक्रमों के जरिए भारत ने वन्य जीवन को तस्करों से मुक्त कराने और उनके संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई। भारत में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई कार्यक्रम हुए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस मौके पर मुंबई में थे। उन्होंने तेंदुओं के जीवन और उनकी सुरक्षा पर एक किताब का अनावरण किया और डीवीडी भी जारी की। पर्यावरण मंत्री ने वन्य जीवों को तस्करों से बचाने की मुहिम में भारत की भागीदारी का भरोसा दिलाया। विश्व पर्यावरण दिवस पर वन्य जीवों को बचाना, वन्य जीवों का होने वाली तस्करी को रोकना और वन्य जीवों के संवर्धन के लिए प्रयास करना, ये आज थीम है। आज उसी पर काम हो रहा है। कई राज्यों में भी इस मौके पर कार्यक्रम हुए। उत्तर प्रदेश के इटावा में पर्यावरण महाकुंभ नाम से एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सूबे के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव और राज्यसभा सांसद दर्शन सिंह यादव समेत कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। यहाँ आए कई कृषि वैज्ञानिकों ने भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। तालाब बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, कब्जे हो गए। तालाब कैसे खोले जाएं, उसके लिए भी प्रयास करूंगा। अगर हो सका तो चाहे मुझे एनजीटी में जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, जो उनका ऑर्डर था उसी को लागू कराना पड़े, लेकिन तालाब खुलाना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण को ठीक रखना है तो हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसे सुरक्षित रखेंगे। और जहां जहां पर प्रदूषण, जिनकी वजह से प्रदूषण फैलता है, उन चीजों को हमको वहां से दूर ले जाना है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से ग्रीन रैली का आयोजन किया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री जी श्रीनिवास राव ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर हजारों लोगों ने पर्यावरण को साफ रखने का संकल्प लिया। दरअसल भारत में पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता के साथ ही कुछ चिंताएं भी बढ़ी हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में 4 शहर भारत के भी बताए गए, जबकि राजधानी दिल्ली को 11वां सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम वन्य जीवों की अवैध तस्करी पर आधारित है। इस थीम के जरिए संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में जारी वन्य जीवों की अवैध तस्करी के प्रति लोगों को आगाह करने की कोशिश की है। जंगल में मस्ती से झूमते हाथी, जंगल में जान डालने वाले गैंडे, जंगल की शान शेर, अद्भुत अटखेलियां करते गोरिल्ले या पानी में चहलकदमी करते सुंदर समुद्री कछुए। धरती को सुंदर बनाने में इन सब जीवों का योगदान है, लेकिन अपराधियों और तस्करों ने इन्हें विलुप्त की कगार पर पहुंचा दिया है। 2011 में जवन गैंडे की प्रजाति को वियतनाम में विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसी साल कैमरून से पश्चिमी काले गैंडे को विलुप्त घोषित किया गया। गाम्बिया,
बुर्किना फासो, बेनिन और टोगो से ग्रेट एप्स का सफाया हो चुका है। जीवों के साथ ही अवैध तस्करी ने जंगलों की कई वनस्पतियों को भी विलुप्त कर दिया। कुल मिलाकर दुनिया भर का जंगली जीवन आज मानव दखल और अवैध तस्करी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अगर हम अपने फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं, वन जीवन को बचाना चाहते हैं, जीविका को बचाना चाहते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो उसमें वन प्राणी की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। फॉरेस्ट सिर्फ जो जंगल हैं वो सिर्फ ट्री नहीं है, लकड़ी नहीं है, उसमें वन जीवन की ज़रूरत है, तभी फॉरेस्ट को हेल्दी फॉरेस्ट कहा जाता है। यही वजह है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम वन्य जीवों की अवैध तस्करी पर तय किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वन्य जीवनों को बचाने के लिए वैश्विक साझेदारी की तुरंत जरूरत पर जोर दिया है। हाल ही में शुरू किए गए #WildForLife कैंपेन के जरिए संयुक्त राष्ट्र ने ये पहल की और अब तक दुनिया भर के कई स्टार एम्बेसडर इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसके तहत कई लोगों को गुडविल एम्बेसडर बनाया है। इसमें लेबनान के मशहूर गायक रागिब अलामा, चीनी अदाकारा ली बिंगबिंग, अफ्रीकी फुटबॉलर याया टोरे, ब्राजीलियाई सुपरमॉडल गिसेले बंचेन जैसी हस्तियां शामिल हैं। यही नहीं, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और वियतनामी गायक थू मिन और उत्तर अमेरिकी अदाकारा निक्की रीड भी इस मुहिम का हिस्सा हैं। जानवर इसलिए मारा जाता है क्योंकि कोई और उसकी ज़रूरत पाता है। तो अगर जो कंज्यूमर है, जो जिसको खाल की ज़रूरत है, वो खाल नहीं इस्तेमाल करेगा तो जानवर नहीं मारा जाएगा। इसीलिए सवाल अगर पूरी दुनिया में उठाया जाए तो कुछ बदलाव आ सकता है। वन्य जीवों की तस्करी रोकने के लिए इस थीम के साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने कई बड़े कदम भी उठाए। नतीजा ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र का साथ देते हुए कई देशों ने ऐतिहासिक फैसले लिए। इसी साल अप्रैल में अवैध तस्करी के खिलाफ मुहिम के तहत केन्या ने नैरोबी नेशनल पार्क में 105 टन हाथी दांत और करीब 1.5 टन गैंडे के सींग जला दिए। पिछले साल हाथी दांत के 2 सबसे बड़े बाजार यानी अमेरिका और चीन ने हाथी दांत से जुड़े अपने सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद करने का ऐलान भी किया था। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों से इस मुहिम का हिस्सा बनकर अवैध तस्करी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब सवाल ये उठता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वन्य जीवों की अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का जोर क्यों है? दरअसल वन्य जीवों से जुड़े अपराधों ने बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वन्य जीव अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र और इंटरपोल की साझा रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस से ठीक एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण योजना और इंटरपोल ने अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में वन्य जीवों से जुड़े अपराधों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया। द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम नाम से जारी ये रिपोर्ट कई मायनों में चिंताएं बढ़ाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वन्य अपराध पिछले आकलन के मुकाबले 26% बढ़ा है। 2014 में वैश्विक वन्य अपराधों का आकलन 70 से 213 बिलियन डॉलर था, जो इस बार बढ़कर 91 से 258 बिलियन डॉलर हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते दशक में वन्य अपराध हर साल 5 से 7% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अपराध रोकने के लिए कमजोर कानून और सुरक्षा पर खर्चे में कंजूसी से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक तंत्र मजबूत हो रहा है। यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक अचिम स्टीनर के मुताबिक वन्य अपराधों से जमा पैसे का इस्तेमाल दुनिया भर में अशांति फैलाने के लिए हो रहा है। Many people know that wildlife crime is driving species such as rhinos and tigers toward extinction. That is bad enough, but perhaps even more alarming is that it is eroding our planet's biodiversity and undermining the natural systems upon which we all depend. It is also destroying the natural capital on which many nations could build healthy tourism industries and deprives governments of much-needed revenue. It is spreading corruption and undermining the rule of law all around the world. And it is fattening the purses of the international crime syndicates that have come to dominate this business. This must stop.
हालात इसलिए भी चिंताजनक हैं क्योंकि वन्य अपराध दुनिया में हो रहे अपराधों से आगे निकल रहे हैं। वन्य अपराध इस वक्त नशीली दवाओं की तस्करी, जालसाजी और मानव तस्करी के बाद चौथा सबसे बड़ा आपराधिक जरिया बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपराधों से निपटने पर हो रहे कम खर्च पर भी चिंता जताई। रिपोर्ट के मुताबिक वन्य अपराधों को रोकने के लिए इस वक्त 20 से 30 मिलियन डॉलर खर्च हो रहा है, जबकि अपराधों से हुआ आर्थिक नुकसान इस रकम से 10,000 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में वन्य जीव अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े कदम, कानून और प्रतिबंध लागू करने की सिफारिश की है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही कर चोरी पर लगाम लगाने की भी बात शामिल है। वन्यजीव अपराधों के तहत वन्य जीवों की तस्करी और व्यापार, जंगली इलाकों में कॉरपोरेट अपराध, सोना और दूसरे खनिजों का दोहन, मछलियों की अवैध तस्करी, खतरनाक अपशिष्ट का अवैध धंधा और कार्बन से जुड़े अवैध व्यापार आते हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि वन्य अपराध वैश्विक जीडीपी से 2 या 3 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संगठित अपराधी, विद्रोही गुट और टैक्स चोरी करने वाले सफेद पोश अपराधी वन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिन पर संयुक्त राष्ट्र और इंटरपोल मिलकर अब कड़ी नजर रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जलवायु परिवर्तन के क्या हैं खतरे और इससे निपटने की हमारी कोशिश कितनी कारगर है। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम, हमसे कहाँ भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। दर्शकों की और पाठकों की ऐसी कोई डिमांड आपके पास नहीं है और हम क्या दे रहे हैं उनको ये कई बार हम तय करते हैं। हर मूवी में मेरे डायरेक्टर मुझे कभी ना कभी बोलते हैं ये रोल तुम कर लो, बट नहीं, मेरे को कभी एक्टिंग का नहीं था। सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। देखिए गुफ्तगू सीजन 5 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मोरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ, कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज, श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। कलम गवाह है। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वन्य जीवों की तस्करी तो चिंता का बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन पर्यावरणविदों के बीच वर्षों से जो मुद्दा लगातार बहस में है वो है जलवायु परिवर्तन। दुनिया में लगातार बढ़ रहे तापमान से हर मुल्क परेशान है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को आगाह किया है कि अगर वो अपने तौर तरीके नहीं बदलता तो आने वाले दिनों में हमें भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के लक्षण अब साफ साफ हमारे सामने दिखने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच के मतभेद कब मिटेंगे और पर्यावरण के लिए कब ठोस पहल होगी। कहीं बेमौसम बारिश और बाढ़, तो कहीं हिमपात।
कहीं सूखा और अकाल, तो कहीं पिघलते ग्लेशियर। ऐसी तस्वीरें हमें बता रही हैं कि जलवायु परिवर्तन इस समय दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक है। इस पर बहस कोई नई नहीं है। दशकों से पूरी दुनिया में इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। बीते साल के पर्यावरण दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने इसे थीम बनाया था। यूएन ने धरती को बचाने की थीम चुनकर दुनिया को आगाह किया कि धरती है तो हम हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते पर्यावरणविदों के बीच खासी चिंता देखी जा रही है। आज आप देख ही रहे हैं कि भारत जैसे देश के अंदर वर्षा जब आती है तो बड़ी भीषण तरीके से आती है, और जिसको एक्सट्रीम वेदर इवेंट कहते हैं। जब आना नहीं चाहिए तो आपको हेल स्टॉर्म हो रहा है। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो या सर्दी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, या बाढ़ आता है, सूखा आता है। जो बार बार एक्सट्रीम वेदर हो रहा है पूरी दुनिया में, ये जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। बढ़ते वैश्विक तापमान के खतरे को दुनिया ने महसूस किया और कुछ कदम भी उठाए गए। बीते साल पेरिस में 195 देशों ने मिलकर इस दिशा में मजबूत कदम उठाने पर सहमति जताई। तय हुआ कि सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के स्तर पर लाया जाएगा। इसके बाद भारत समेत कई देशों ने कार्बन कटौती की घोषणा की। जैसे कि पिछले साल हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया था, वो बहुत ही गंभीर एग्रीमेंट नहीं है, और इस कारण से हमें नहीं लगता कि अभी वर्ल्ड सीरियस है क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ को लेके, और सीरियसनेस की ज़रूरत है। जितनी जल्दी सारे देश साथ मिलकर सीरियसली क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें, सबके लिए फ़ायदे की बात है। हालांकि चिंता अब भी बरकरार है। पेरिस समझौते से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते हुए, लेकिन लक्ष्य से हम आज भी दूर खड़े हैं। 1979 में पहला विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ। 1988 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। 1992 में ब्राजील के रियो डे जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, और इसमें कई बिंदुओं पर 172 देशों के बीच साझा सहमति बनी। इस बीच 1994 में 2 साल की मशक्कत के बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अस्तित्व में आया, और 1997 में जापान के क्योटो शहर में बेहद अहम करार हुआ। लेकिन लंबी खींचतान के बाद ये 2005 में जाकर प्रभावी हो पाया। 2009 में कोपेनहेगन में इस दिशा में बेहद अहम करार हुआ, लेकिन ये भी असफल साबित हुआ। 2010 में कानकुन में फिर से कार्बन उत्सर्जन को लेकर समझौता हुआ, और 2011 में डरबन में कोई टारगेट नहीं दिया गया किसी देश को। सब देश खुद डिसाइड करेंगे कि कितना कार्बन उत्सर्जन वो कम करेंगे। हाँ, कोई ग्लोबल टारगेट नहीं है, जबकि हमें मालूम है, साइंस जो है, जो क्लाइमेट साइंस है, वो बड़ा क्लियरली हमें बताता है कि अगर हम 1.5 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज तक रखना चाहते हैं, या विश्व का जो तापमान है वो 2 डिग्री के कम रखना चाहते हैं, तो हम कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। ये साइंस सबको मालूम है, तो हमें टारगेट मालूम है। लेकिन पूरे पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट की बात ही नहीं हुई है। समझौता दर समझौता होता गया और लक्ष्य से हमारी दूरी बनी रही। न कार्बन उत्सर्जन का सुरक्षित स्तर कम हुआ और न ही हमारी चिंता। 2012 में जब दोहा बैठक में क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया, तो ये बात दोहराई गई कि 2020 तक हम लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी 2 बैठकें हो चुकी हैं, और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है कि टलता ही नहीं। बार बार ये लक्ष्य बनाया गया कि हम तापमान में हो रही वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकेंगे, लेकिन इस वक्त 6 डिग्री की दर जारी है। अगर इस लिहाज से तापमान बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये दुनिया जीने के लायक नहीं रह जाएगी। अभी तो हमारी जो तापमान है विश्व की, वो कोई 1 डिग्री बढ़ी है, और भारत में ये तापमान कोई 1.2 डिग्री बढ़ी है। आप सोचिए, जो अभी 1 डिग्री पे जब ये हालत है, तो जब तापमान 1.5 डिग्री बढ़ जाएगी, और 1.5 डिग्री बढ़ने की बात हम कर रहे हैं कोई 2025 तक, और अगर 2 डिग्री बढ़ी तो फिर क्या होगा। तो क्लाइमेट चेंज पूरे पृथ्वी पे बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सारे देश को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। बढ़ते तापमान का दंश हर देश को झेलना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से न सिर्फ गर्म हवा के थपेड़े बढ़ेंगे, बल्कि इस शताब्दी के खात्मे तक समुद्र में जल स्तर 82 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा, और इससे तटीय इलाके डूब सकते हैं। इन सब के बावजूद विकसित और विकासशील देशों के बीच
इस बात को लेकर तकरार आज भी जारी है कि क्या दोनों समान दरों से कार्बन उत्सर्जन में कटौती कर पाएंगे। नवविक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। विकास और पर्यावरण के बीच संबंध पर लंबे समय से बहस जारी है। एक मोटी धारणा ये बन गई है कि विकास की गति तेज होगी तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचना लाजमी है, लेकिन पर्यावरण के जानकारों ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि विकास पर्यावरण की शर्तों पर नहीं हो सकता। दोनों के बीच किस तरह से सामंजस्य बने, ये अब भी विवाद का मुद्दा है। शहरों में खड़ी इन ऊंची इमारत को देखिए। तरक्की की ये नई मिसाल है। बीते 2 दशक में भारत में तेज गति से शहरीकरण हुआ है, लेकिन इसी दौरान देश में प्रदूषण का स्तर भी ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया। आलम यह है कि एक हालिया शोध में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 10 भारत के हैं। राजधानी दिल्ली में तो हालत और भी खराब है। वायु प्रदूषण के मामले में तो दिल्ली की स्थिति बदतर है। यहाँ छोटी उम्र के हर चौथे बच्चे सांस की बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जहरीली हवा के चलते भारत में लोगों की सामान्य उम्र जितनी होनी चाहिए उससे 3 साल कम हो जा रही है। पूरे देश में 66 करोड़ लोग उन इलाकों में रहते हैं जहां हवा में मौजूद कण मानकों से 4 गुना ज्यादा हैं। यानी खतरे की घंटी चारों तरफ बज रही है। जो रहन सहन है वो इतना जुड़ गया है इस सवाल से, क्योंकि अगर आप जलवायु परिवर्तन को रोकना चाहेंगे तो आपको जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड उसको कम करना पड़ेगा। उसको कम करने के लिए आपको गाड़ियां कम इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, आपको ईंधन जो आप जलाते हैं, जो आप बिजली इस्तेमाल करते हैं उसको कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आपको पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे जाना पड़ेगा। बढ़ते कारखाने और गाड़ियों की तादाद ने लोगों को सुविधाएं तो पहुंचाई हैं, लेकिन इसी वजह से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी फैल रही हैं। कूड़े के ढेर शहरों की पहचान बन गए हैं। शहरों के कचरे पड़ोस की नदियों में बहाए जा रहे हैं और जल शोधन योजना के अभाव के चलते उत्तर भारत में गंगा और यमुना की हालत बदतर हो गई है। दिल्ली में तो यमुना और गंदे नाले के बीच फर्क करना भी मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि यमुना का दिल्ली से गुजरने वाले हिस्से को एक पूरी नदी मान लें तो ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कहलाएगी। महानगरों के साथ गंदगी का ये रिश्ता विकास और पर्यावरण पर नए सिरे से सोचने को मजबूर करता है। बिजली की खपत, एसी, रेफ्रिजरेटरों की बढ़ती संख्या, गाड़ियों के धुएं, पॉलिथीन के इस्तेमाल से लेकर ठोस और द्रव कचरों के निपटान के चलते पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में नदियों के किनारे जिस तरह घर बनाए गए, पहाड़ों के आसपास जिस तरह निर्माण हो रहे हैं, नदियों को जिस तरह बांधों में तब्दील किया जा रहा है, उससे पर्यावरणविदों में खासी नाराजगी है। जंगलों की कटाई और कारखाना लगाने से पहले पर्यावरण को होने वाले नुकसान के आकलन में कई बार कोताही बरती जाती है। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि वो अब कार्रवाई करने के मामले में तेजी बरतेगा। हाल ही में देश के 4 महानगरों में एक सर्वे किया गया। इसमें नतीजा ये निकला कि 8 से 14 साल के करीब 2,500 बच्चों में 40% के फेफड़े कमजोर हैं। वायु प्रदूषण तो है ही, लेकिन चिंताएं इससे कहीं बढ़ गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान बढ़ रहा है और हिमालय जैसे पहाड़ों पर ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहा है। विकास के जो पैमाने हैं उसकी परिभाषा को लेकर आज भी मतभेद है। मेरे अंदाज से विकास और पर्यावरण में कोई द्वंद्व नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा विकास का मतलब है अच्छा पर्यावरण, और ये समझने की ज़रूरत है लोगों को कि आज के दिन में हमारे देश में कोई 80 से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण पे डिपेंड करते हैं विकास के लिए। अगर आपकी ज़मीन खराब है
तो 80 से 90 करोड़ लोगों का विकास नहीं होगा। अगर आप पानी को खराब करेंगे तो लोगों का विकास नहीं होगा। अगर आप जंगल काटेंगे तो लोगों का विकास नहीं होगा। तो जो पर्यावरण है वही विकास है। पर्यावरण को बचाने के लिए देश में कई नियम कायदे बने। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई फैसले सुनाए जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिले, लेकिन उनमें से कुछ फैसले को लागू करने के बदले खुद सरकार ही अदालत पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।